रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ग्रामर का नया चैप्टर लेकर के आए हैं, वर्ब, और यह वर्ब का पार्ट 1 है। तो पहले डिफिनीशन देखेंगे कि वर्ब कहते हैं किसको। इस वर्ब के बारे में लोग कहते हैं और शुरू से हम उसको पढ़ते हैं कि वर्ब इज ए डूइंग वर्क, एक काम का बोध कराता है। इसका मतलब दुनिया में जितना भी कार्य है करते हैं वह सब वर्ब है। तो वर्ब पर अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि एक वर्ब की जो पूर्ण परिभाषा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। इसमें मैंने अपना अनुभव वर्ब के बारे में अध्ययन के बाद जो मैंने प्राप्त किया वह इस प्रकार से है। ए वर्ब इज ए वर्ड, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब, यह डिस्क्राइब करता है। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो डिस्क्राइब करता है एन एक्शन, कार्य का, स्टेट, अवस्था का, कंडीशन, उसकी हालत, पोजेशन, अधिकार, और अकरेंस, कोई चीज घटित होता है। तो इसका मतलब कि वर्ब क्या क्या डिस्क्राइब करता है? एन एक्शन, स्टेट, कंडीशन, पोजेशन, पोजेशन मतलब अधिकार, और अकरेंस मतलब कोई चीज घटित होती है, घटना, उसका यह जिक्र करता है। इसे शी इज राइटिंग एन एप्लीकेशन, वह क्या कर रही है? आवेदन लिख रही है, एक्शन में है, कार्य को बता रहा है कि वह एक्शन कर रही है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, जो उसका एक्शन है। ही इज इन परफेक्ट हेल्थ, वह पूर्ण स्वस्थ है, उसका जो है सो कंडीशन, स्टेट बता रहा है। आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज, ये पोजीशन बता रहा है कि मेरे पास 2 जोड़ा जो है सो जूता है। शी हैज हेल्प्ड अस, कोई चीज घटना पूरा हुआ जिसे उसने हम लोगों की मदद की है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ जो है एक्शन का बोध करा रहा है। यह जो है सो कंडीशन है या स्टेट है। आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज, रखना क्रिया है इसलिए पोजेशन है। और ए अकरेंस है, जो घटित हुआ, ए अकरेंस। तो इस तरह से जो मेरा अनुभव बताया कि वर्ब के बारे में जो परिभाषा देना हो तो उसको हम किस प्रकार से दे सकते हैं। अगला है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये जो वर्ब है इसके कितने फॉर्म हैं? वर्ब के 6 फॉर्म हैं। V1, V2, V3, V4, V5, V6। जिसे V1 गो हो गया तो यह प्रेजेंट टेंस में है और प्लूरल है। इसका मतलब वर्ब का पहला रूप जो होता है वो पहला रूप हमेशा प्लूरल होता है। V2 जो है गो का वेंट हुआ वह पास्ट टेंस में हुआ। V3 गॉन जो हुआ वह पास्ट पार्टिसिपल रूप हुआ, V3 को पास्ट पार्टिसिपल रूप कहा जाता है। V4 में ing लगा तो इसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। V5 में वर्ब में एस या ईएस लगा तो यह प्रेजेंट टेंस में है और सिंगुलर है। तो V1 और V5 में अंतर देखिए, दोनों प्रेजेंट टेंस में है लेकिन V1 हमेशा प्लूरल होता है और V5 जिसमें एस या ईएस लगाते हैं तो वह हमेशा सिंगुलर होता है। और V6 हुआ हैविंग लगा करके वर्ब का तीसरा रूप। इसका मतलब होता है क्रिया के अंत में कर धातु, जैसे पटना जाकर, हैविंग गॉन, खाकर,
हैविंग ईटेन, पढ़ाकर हैविंग टॉट, मदद कर हैविंग हेल्प्ड। तो इस तरह इसका नाम दिया गया है परफेक्ट पार्टिसिपल, जो कि हम आपको पार्टिसिपल चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। तो यह वर्ब का जो है सो 6 रूप है। अब वर्ब्स के बारे में क्या है कि वर्ब्स आर ए पार्ट ऑफ ग्रामर, वर्ब्स आर ए पार्ट ऑफ ग्रामर। वर्ब जो है ग्रामर का एक पार्ट है, हिस्सा है, विच आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसका जो है बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है किस कार्य में, टू फ्रेम ए सेंटेंस, एक सेंटेंस को फॉर्म करने में, फ्रेम करने में, निर्माण करने में। मतलब वाक्य में बिना वर्ब का आपका वाक्य जो है सो कभी नहीं बन सकता है। वर्ब्स कम फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, वर्ब आया है कहां से, एक लैटिन वर्ड है, वर्बम से आया है। वर्ब लैटिन वर्ड है, उसका लैटिन में क्या नाम है, वर्बम, मीनिंग टू कन्वे एक्शन। इसका मतलब हुआ कि वह एक्शन को दर्शाता है, किसी कार्य को दर्शाता है। एज द ओरिजिनल वर्ड सजेस्ट्स, जो ओरिजिनल वर्ड मतलब वर्ब जो है वह सजेस्ट करता है कि ये वर्ब इन ए सेंटेंस, कि जो वर्ब है वाक्य में, टेल्स अस द एक्शन परफॉर्म्ड, वह क्या बताता है कि कोई एक्शन परफॉर्म हुआ, मतलब किसी एक्शन को किया गया। जैसे आई वॉश्ड द कार यस्टरडे, तो देखिए यहां पर वॉश का V2 तथा V3 वॉश्ड होता है। तो जिसका जो दूसरा रूप पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल रूप DED या IED लगाकर किया जाता है, और वह मूल प्रेजेंट से उसका सिमिलरिटी रहता है, समानता रहता है, तो उसको रेगुलर वर्ब कहा जाता है। कौन सा वर्ब कहा जाता है, रेगुलर वर्ब, जिसकी समानता प्रेजेंट से हो, जिसे वास से ही वास्ड हुआ और दोनों तीसरा रूप भी वास्ड है, तो प्रेजेंट से उसका सिमिलरिटी है, समानता है। दूसरा देखिए, द डॉग एट द मीट, तो ईट का V2 एट तथा V3 ईटेन हुआ। इसका मतलब जो प्रेजेंट ईट है उससे V2 और V3 का डिसिमिलरिटी है, असमानता है। अब ईट है तो सीधे एट हो गया, ईटेन हो गया, मतलब ईट से प्रेजेंट से पहला रूप से समानता नहीं है, असमानता है। तो वैसे वर्ब को इरेगुलर वर्ब कहा जाता है, वैसे वर्ब्स को इरेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। अब नोट में लिखे हैं, से इसको देख लीजिए। द मेन डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब, जो मेन डिफरेंस है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, वह यह है कि रेगुलर verbs have their past and past participle tenses are very similar. पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल रूप बहुत सिमिलर होता है टू देयर प्रेजेंट टेंसेज, अपने उसके प्रेजेंट टेंस से, जैसे वास से था। व्हाइल, जबकि irregular verbs have their past and past participle are very dissimilar to their present tenses, जबकि irregular verb का पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल रूप दूसरा और तीसरा रूप जो है वो प्रेजेंट रूप से काफी डिसिमिलर रहता है, मतलब असमानता रहती है। तो हम समझ रहे हैं कि आप समझे होंगे कि रेगुलर वर्ब क्या है और इरेगुलर वर्ब क्या है। अब अगला बात देखिए, ही इज प्लेइंग विथ राहुल, ही इज प्लेइंग विथ राहुल, 3 हमने इसमें एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें कौन कौन से बात को समझना है। ही सब्जेक्ट है, इज फाइनाइट वर्ब है, प्लेइंग नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसको इनफाइनाइट वर्ब भी कहा जाता है, नॉन फाइनाइट को हम इनफाइनाइट भी कहते हैं।
तो यहां पर हम देखेंगे पहला चीज सब्जेक्ट। लोग कहता है कि सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो वाक्य में काम करता है। तो वाक्य में काम करता है तो एक परिभाषा तो हुआ कि वाक्य में खेलना काम है इसलिए यह वर्ब है, काम करने वाला ही है इसलिए वह सब्जेक्ट हो गया। लेकिन यह परिभाषा पूर्ण ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है से इसको आप देखेंगे। अगर हम लिखते हैं अगला एग्जाम्पल में, टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, ये आपका मेन वर्ब हुआ। क्योंकि यह टू बी वर्ब है, होना अर्थ है टू बी वर्ब। मेन वर्ब का मतलब जिसका पांचों रूप चलता है। इसे गो है मेन वर्ब है, प्ले है मेन वर्ब है, और इज आर एम के बाद नाउन या एडजेक्टिव आए तो वह मेन वर्ब है। हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे, पहले हम सब्जेक्ट की यहां पर चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए इस वाक का सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है टू वॉक, जो इंफिनिटिव रूप में आया है। तो बताइए कि यह किसी कार्य का बोध करा रहा है? ये कार्य करने वाला है? नहीं। अब और देखिए, वॉकिंग एंड रनिंग आर गुड फॉर हेल्थ। टहलना और दौड़ना ये आपका जीरेंड है। ये जो सब्जेक्ट जो आया है भर में आईएनजी लग करके सब्जेक्ट, यह आपका जीरेंड है। एक और एग्जाम्पल देखिए, व्हाट ही सेड इज क्वाइट रॉन्ग, इज आपका मेन वर्ब है। अब व्हाट ही सेड यह तो कार्य करने वाला नहीं, जो उसने कहा बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर तो जो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, देखिए तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्या आ रहा है? इस वाक्य में WH के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, या दैट के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, तो उसको हम एक क्लॉज कहते हैं। जिस वाक्य में एक सब्जेक्ट और वर्ब है तो उसको हम एक क्लॉज कहते हैं। तो क्या यह पता लग रहा है? इससे अगर हम परिभाषा दें कि कार्य को करने वाला वाक्य का सब्जेक्ट होता है, तो क्या यह सब्जेक्ट का जो है सो पूर्ण परिभाषा हुआ? नहीं हुआ। तो हम सोचेंगे कि आखिर सब्जेक्ट कहेंगे किसको? इसका मतलब है कि सब्जेक्ट का संबंध जो है वो फाइनाइट वर्ब से है। तो फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं जो अपने सब्जेक्ट के अधीन हो। जैसे ही आया है तो इज है, अगर आई रहता तो एम हो जाता, यू रहता तो आर हो जाता। इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद जो भी पहला वर्ब आ रहा है वह फाइनाइट वर्ब होता है, क्योंकि वह वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा सब्जेक्ट के अधीन होता है, सब्जेक्ट के अधीन होता है। तो फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं? जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के अधीन हो। तो यहीं से हम सब्जेक्ट की परिभाषा निकाल सकते हैं।
क्या निकाल सकते हैं कि जो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है, जो पहला वर्ब, क्योंकि इसमें और वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद जो भी पहला वर्ब आता है वह वर्ब उस सब्जेक्ट के अधीन होता है, जिसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो इसका मतलब कि सब्जेक्ट किसको कहेंगे? सब्जेक्ट उसे कहेंगे जो वाक्य में फाइनाइट वर्ब को शोषित करता है, जो वाक्य में फाइनाइट वर्ब को शोषित करता हो। तो वहां पर देखेंगे कि फाइनाइट वर्ब पर शोषण कौन कर रहा है? जिसके अनुसार फाइनाइट वर्ब आ रहा है। वाक्य में फाइनाइट वर्ब जिसके अनुसार आता हो उसको वाक्य का सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहीं पर इसको समझना है कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जो शब्द वाक्य के फाइनाइट वर्ब पर शोषण करता हो, या जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त फाइनाइट वर्ब के अनुसार आता हो उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। तो फाइनाइट वर्ब भी समझ में आया, सब्जेक्ट भी समझ में आया। अब इसमें देखिए इज है, तो इज किसके वजह से आया? टू वॉक के वजह से। अगर इसमें हम लिख देते इसे टू वॉक, एक इंफिनिटिव है सब्जेक्ट के रूप में, तो इज आया। लेकिन अब देखिए तो टू वॉक एंड टू स्विम, अब क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे कि आर, क्योंकि यह तो फाइनाइट वर्ब है। और यह फाइनाइट वर्ब जो है शोषित किसके द्वारा किया जा रहा है? वाक्य के सब्जेक्ट के द्वारा। तो अब सब्जेक्ट जो है प्लूरल रूप में है। हम आपको सिंटेक्स में पढ़ाए हैं कि यदि दो इन्फिनिटिव एंड से जुड़े हुए हो, यदि दो इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में हो और एंड से जुड़ा हुआ हो तो उसके अनुसार वर्ब प्लूरल होता है। तो देखिए यहां पर आर किसके वजह से हुआ? आर फाइनाइट वर्ब है। किसके अनुसार हुआ? वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार हुआ। अब यहां पर एक ही था, टू वॉक था, तो इज आया, तो मेन वर्ब भी हुआ और साथ साथ फाइनाइट वर्ब भी हुआ। इसका मतलब कि सब्जेक्ट का संबंध जो है फाइनाइट वर्ब से होता है, या फाइनाइट वर्ब के अनुसार ही वाक्य का सब्जेक्ट आता है। तो ही इज प्लेइंग विथ राहुल में आपका ही जो है सब्जेक्ट इसलिए है कि इसी ही के अनुसार वाक्य में इज आया है। तो ये जो कि फाइनाइट वर्ब हुआ इसलिए यह सब्जेक्ट है, और फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के अधीन होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब को यहां पर हम देख रहे हैं। अब देखिए वॉकिंग एंड रनिंग, दो जीरेंड है सब्जेक्ट के रूप में, एंड से जुड़ा हुआ है, तो वर्ब आपका क्या आया? वर्ब आपका प्लूरल हुआ। इसका मतलब यह कौन सा वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। तो वाक्य में सब्जेक्ट के बाद जो भी पहला वर्ब आता है वह वर्ब फाइनाइट होता है, और वह उस फाइनाइट वर्ब के अनुसार ही वाक्य का सब्जेक्ट आता है, या सब्जेक्ट उस फाइनाइट वर्ब के अनुसार आता है। तो फाइनाइट वर्ब हमेशा शोषित किया जाता है, हमेशा अधीन रहता है किसके? अपने सब्जेक्ट के। तो अब सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब में अंतर समझ में आया। सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का क्या संबंध है? उसी तरह से एक क्लॉज है, व्हाट ही सेड, एक क्लॉज आया, तो एक क्लॉज के अनुसार मेन वर्ब जो है सो सिंगुलर आया, और साथ साथ यह फाइनाइट वर्ब भी है। तो वाक्य में एक क्लॉज भी सब्जेक्ट के रूप में आता है, वाक्य में इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट के रूप में आता है, वाक्य में जीरेंड भी सब्जेक्ट के रूप में आता है। तो अगर हम सिर्फ कह दें कि सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो वाक्य में कार्य करता है, तो यह परिभाषा हर जगह पूर्ण नहीं हो सकता है। सीधा उसका संबंध फाइनाइट वर्ब से बताएंगे कि वाक्य में सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिसके अनुसार फाइनाइट वर्ब आवे, जिसके अनुसार फाइनाइट वर्ब आवे। और फाइनाइट वर्ब किसको कहेंगे?
जो भर्व अपने सब्जेक्ट के अधीन हो, अपने सब्जेक्ट के द्वारा शोषित किया जाता, उसको फाइनाइट वर्ब। अब तीसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब या इनफाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट के बाद जो भी पहला वर्ब आता है वो फाइनाइट हुआ, और दूसरा वर्ब जो आता है वह नॉन फाइनाइट होता है। वाक्य में सब्जेक्ट के बाद जो भी पहला वर्ब हुआ वह सब्जेक्ट के अधीन होता है, इसलिए फाइनाइट है। अब दूसरा वर्ब जब भी आएगा तो वह सब्जेक्ट के अधीन नहीं होगा, वह नॉन फाइनाइट होगा। तो यहाँ पर देखिए प्लेइंग विथ राहुल, तो यहाँ प्लेइंग नॉन फाइनाइट वर्ब है। यह वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा सब्जेक्ट के द्वारा शासित नहीं होता है बल्कि स्वतंत्र होता है। अब यहां पर देखिए शी इज टू प्ले क्रिकेट, तो शी के अनुसार इज आया, तो जो फाइनाइट वर्ब हुआ इज हुआ, और सब्जेक्ट सी इसलिए हुआ क्योंकि फाइनाइट वर्ब के अनुसार ही सब्जेक्ट आया है। तो जो शब्द फाइनाइट वर्ब को शोषित करे, जो शब्द फाइनाइट वर्ब पर अपना कब्जा दिखाए, नियंत्रण दिखाए, वह शब्द सब्जेक्ट है। और फाइनाइट वर्ब, जो वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा शोषित किया जाता है, उसके अधीन होता है, वह वर्ब फाइनाइट हुआ। अब टू प्ले सब्जेक्ट के द्वारा कभी भी शोषित नहीं हो सकता है। अब सी के अनुसार ऐसा तो नहीं है कि टू प्ले आया है, यहां पर नहीं कह सकते हैं कि ही के अनुसार प्लेइंग आया है, यहां पर नहीं कह सकते हैं कि आई हैव डन इट, तो डन जो आया है वो आई की वजह से आया है, सब्जेक्ट के अनुसार आया है। मतलब नॉन फाइनाइट का जो है सब्जेक्ट के साथ कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट के द्वारा कभी भी जो है सो शासित नहीं किया जाता है। तो सीधा सीधी याद रखें कि सब्जेक्ट जो वाक्य में वही होता है जो फाइनाइट वर्ब के अनुसार आता है। फाइनाइट वर्ब के अनुसार जो शब्द आए वाक्य में उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और फाइनाइट वर्ब कहते हैं जो सब्जेक्ट के अधीन हो उसको फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट जो सब्जेक्ट के अधीन न हो बल्कि बिल्कुल स्वतंत्र हो। तो हमने इस वाक्य में देखिए आई हैव डन इट, तो इसका मतलब कि आई सब्जेक्ट है क्योंकि इसी के अनुसार फाइनाइट वर्ब हैव आया है, और हैव फाइनाइट वर्ब है क्योंकि यह वाक्य के सब्जेक्ट के अधीन है, और डन का संबंध आई से नहीं है, आई के द्वारा वह शोषित नहीं किया जा रहा है, यह स्वतंत्र है, इसलिए इसको नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब कहेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद जो पहला वर्ब होगा वो फाइनाइट होगा, और दूसरा वर्ब जो आएगा वो नॉन फाइनाइट होगा। फाइनाइट सब्जेक्ट के अधीन होगा, नॉन फाइनाइट सब्जेक्ट के अधीन नहीं होगा। तो नॉन फाइनाइट का आपने तीन चेहरा देखा, क्या क्या देखा? ही इज प्लेइंग विथ राहुल, भी फॉर रूप, यह नॉन फाइनाइट, भी फॉर रूप पहला। आई हैव डन इट, अब वर्ब का तीसरा रूप नॉन फाइनाइट। सी इज टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले, यह नॉन फाइनाइट इंफिनिटिव रूप। तो आपने तीन रूप देखा नॉन फाइनाइट का, V4, V3 और इंफिनिटिव 2 + V1। तो हम आशा करते हैं कि इस फर्स्ट पार्ट में आपने यह सीखा होगा कि सब्जेक्ट क्या है, फाइनाइट वर्ब क्या है, और नॉन फाइनाइट क्या है, रेगुलर वर्ब क्या है, और इरेगुलर वर्ब क्या है। ठीक है, फिर अगले पार्ट में वर्ब का और हम चर्चा करेंगे। ठीक, ओके।